साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का आपके परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैं चर्चा कर रहा था मेरे साथियों, मैं बात कर रहा था आप सभी से हिंदी साहित्य पे। हिंदी साहित्य की मेरी एक क्लास हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाइयों, उसमें हमने बताया था हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, और उसके बारे में मैंने ढेर सारी चर्चाएं करी थी। आज मैं बात करता हूं मेरे भाई, आज यहां तक हमने बात कर ली थी आप सभी से प्यारे मित्रों, हमने आप सभी से बात की थी यहां तक कि हिंदी साहित्य के बारे में काल विभाजन तक की चर्चा हमने आप सभी से किया था मित्रों। अब मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं आदिकाल की। तो आदिकाल का जो समय था 1050 से लेकर के 1375 इस विक्रम संवत में जो सन दिया था, इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसे वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात कहूं मेरे भाई, आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता था, तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता था। और मैं बात करूं साथियों, पूर्व मध्यकाल का जो समय था 1375 से लगा करके 1700 विक्रम संवत में था। सन जो दिया था 1700 तक था। और मैं बात करता इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसकी बात मैं बात करूं मेरे भाइयों, जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। इसे किस काल के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, इसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। और इसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। क्या? वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर जो दिया है, इसका जो सन दिया है 1984 दिया है, बट ये 1984 नहीं है, ये आज तक है। यहाँ पर जो है आज तक दिया है, कहने का मतलब आज तक करना है। यदि मैं बात करूं मेरे साथियों, यहां तक की चर्चा मैं कर चुका था आप सभी से मेरे साथियों। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आदिकाल पे। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है तो किसने कहा है मेरे भाई, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले साथियों मैं आप सभी से बात करूंगा आदिकाल के बारे में। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, तो आदिकाल की मैं बात करता हूं। किस काल की, तो आदिकाल की मैं बात करता हूं मेरे भाई। जब मैं आदिकाल की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता इसके समय की। तो जैसा कि हम अभी आप सभी ने देखा होगा 1050 से लेकर के 1375, वो भी किसमें दिया है, वो संवत में दिया है। इतनी जानकारी। यदि मैं बात करता हूं आदिकाल को, आदिकाल नाम किसने दिया है मेरे भाई, तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा है मेरे भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा है, संज्ञा दी है। यदि मैं बात करूं द्विवेदी जी ने आदिकाल को, मतलब यदि मैं बात करूं आदिकाल की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा है। और मैं बात करता है मेरे साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं आदिकाल के नामकरण की चर्चा कर लेता हूं। किसकी मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई, तो आदिकाल के नामकरण की चर्चा करता हूं। तो नामकरण की यदि मैं बात करता हूं, नामकरण का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपकी बात करता हूं मित्रों, सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता। नामकरण का मतलब ये होता है कि आपके दोस्त जो होंगे वो आपको किसी अन्य नाम से बुलाते होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे किसी अन्य नाम से बिना बुलाते होंगे, आपके कॉलेज का कुछ और नाम होगा, मतलब हर लोग आपको अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। तो वैसे ही मैं बात करूंगा आदिकाल के नामकरण की, तो आखिर किसने इसे क्या नाम दिया है, मैं बात करता हूं नामकरण की। किसकी मैं बात करता, नामकरण की बात करता हूं। तो जब नामकरण की मैं बात करता हूं, या इसे कह सकते हैं अन्य नाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अन्य नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, वीर गाथा काल किसने कहा, यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। यदि मैं बात करूं प्यारे साथियों, वीर गाथा काल जो है किसने कहा है,
तो आज यदि इसकी मैं बात करता हूं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और मैं बात करता हूं, इससे बात करता हूं प्रारंभिक काल किसने कहा है। यदि मैं बात करता प्रारंभिक काल किसने कहा है, प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो प्रारंभिक काल की संज्ञा जो है मिस्र बंधु ने दी है। किसने दिया है मेरे साथियों? तो प्रारंभिक काल की संज्ञा मिस्र बंधु ने दी है। किसने दिया है? मिस्र बंधु ने। और मैं बात करता हूं, इसके बाद मैं बात करता हूं से चारण काल की संज्ञा किसने दी है? चारण काल किसने कहा मेरे भाई? यदि मैं बात करता चारण काल से किसने कहा है? तो ग्रियर्सन महोदय ने से चारण काल के नाम से कहा है। यदि मैं और बात करता हूं मेरे भाई, इसको वीज वपन की संज्ञा किसने दी है? वीज वपन काल क्या कहा जाता है इसे, और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वीज वपन काल किसने कहा है मेरे भाई? तो मैं बात करता हूं वीज वपन काल की बात करता हूं, तो ये बात किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे क्या कहा है? तो इसे बीज वपन काल कहा है। उसके बाद में बात करता हूं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? इसे आदिकाल नाम किसने दिया है? आदिकाल कहा है तो किसने कहा है? मैं बात कर चुका था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दी से द्विवेदी समझ लेना। और उसके बाद मैं बात करता हूं इसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? यदि मैं बात करता इसे, इधर शायद ना दिख रहा हो तो मैं इधर बात कर लेता हूं मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं इसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, या सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी है? सिद्ध सामंत काल। यदि मैं बात करता मेरे भाई इसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा है मेरे भाई? तो इसे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। और मैं बात करता मेरे भाई, और मैं बात करता तो इसे आधार काल किसने कहा है? इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे आधार काल भी कहा जाता है। आधार काल कहा किसने है मेरे भाई? यदि मैं बात करता इसे आधार काल किसने कहा है? तो सुमन राजे ने कहा है। किसने कहा है मेरे भाई? सुमन राजे ने कहा है। और मैं बात करता मेरे भाई इसे संधि चारण काल किसने कहा है? यदि मैं बात करता इससे संधि चारण काल किसने कहा है? क्या कहा है? संधि चारण काल। यह बात किसने कही है मेरे भाई? तो संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और मैं बात करता हूं इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वीर काल के नाम से भी जाना जाता है। और वीर काल की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई? तो आचार्य विश्वनाथ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं विश्वनाथ प्रसाद जी। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। और मैं यदि डिटेल में लिखना चाहता हूं तो लिख दीजिएगा मिश्र थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मेरे साथियों, हम आप सभी से बात कर रहा था आदिकाल के नामकरण पे चर्चा कर रहा था मेरे भाई। तो आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है और किसने क्या नाम दिया है मेरे भाई? जैसे मैं बात करता हूं, आपके दोस्त आपको चिंटू कह के बुलाते हैं, फैमिली मेंबर आपको गोलू कह के बुलाते हैं, पड़ोस में अंकल जी रहते हैं वो भोलू कह के बुलाते हैं, तो कोई गोलू मोलू कह के बुलाता है। बहुत से नाम आपके रख दिए जाते हैं। कॉलेज का नाम तो आपका जगमोहन है। ऐसे नाम होते हैं मेरे भाई। तो वही है, मैं बात करता हूं आदिकाल की, मैं बात करता उसके नामकरण पे चर्चा कर रहा था। तो आइए इसका 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, किसने क्या नाम दिया। ये सारी चीजें हमें याद रखना है। ये सारे पॉइंट जो हैं, एक एक पॉइंट से मेरे साथियों 2-2 प्रश्न बन रहे हैं।
आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है बिल्कुल। जैसा कि कहते हैं क्या, संजीवनी बूटी, हाँ तो ये संजीवनी बूटी ही है। अब मैं बात करता हूं, इसको वीर गाथा काल किसने कहा है, तो मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और मैं बात करता मेरे भाई से, प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी है, किसे, आदिकाल को। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिस्र बंधु ने कहा है। मिस्र बंधु की मैं बात करता तो ये 3 भाई थे, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं आप सभी से। उसके बाद चारण काल किसने कहा मेरे भाई, तो इसे चारण काल ग्रियर्सन महोदय ने कहा है। किसने कहा है, ग्रियर्सन महोदय जी ने कहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, या बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है मेरे साथियों। और उसके बाद मैं बात करता कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। उसके बाद मैं बात करता, आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल किसने कहा है मेरे भाई, तो पंडित राहुल शंकराचार्य जी ने कहा था। और उसके बाद मैं बात करता, आदिकाल को आधार काल किसने कहा मेरे भाई, आधार काल की संज्ञा किसने दी है, तो सुमन राजे ने दी है। इसे संधि चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। और संधि चारण काल का नाम दिया तो किसने दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। इसे वीर काल के नाम से जाना जाता है, किसे, आदिकाल को। वीर काल और वीर गाथा दोनों काल के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। यह बात किसने कही है, तो विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। यहां से कितने प्रश्न आते हैं वो आप सबको पता है, ये प्रश्न यहां से पूछा गया है। आइए मैं आगे बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी तो समझ में आ गई होगी। यदि आदिकाल के नामकरण की कहानी समझ में आ गई, उसके बाद मैं आप सभी से बात करता हूं मित्रों। अब मैं बात करता हूं रीति काल के नामकरण की, मैं चर्चा कर लेता हूं। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। मैं बात करता हूं, चाहे आप यूपीटीटी का पेपर दे रहे हैं या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, यदि मैं बात करूं यूपीएसआई, यहां तक कि टीजीटी का पेपर दे रहे हो या पीजीटी की मैं बात करता हूं मेरे भाई, हिंदी साहित्य सब जगह आती है। और पीजीटी में भी जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ये तो रामबाण है मेरे भाई, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, अब मैं बात करता हूं आप सभी से रीति काल के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में बात करता मेरे भाई, तो अब मैं बात करता हूं आप सभी से रीति काल के बारे में। तो सबसे पहले रीति काल की मैं बात करता हूं, तो इसे किसका जो था समय क्या था, तो यदि मैं रीति काल की बात करता 1375 से लगा करके 1700 तक था। यदि इसके समय की बात करता 1375 से लगा करके 1700 तक था। ये किसमें दिया था सन, तो ये सन जो दिया था विक्रम संवत में दिया था। यदि मैं बात करूं रीति काल को, रीति काल किसने कहा है, इसके भी नामकरण पे चर्चा करता हूं। किसके नामकरण की चर्चा करता हूं। इसे रीति काल किसने कहा मेरे भाई, इसे रीति काल को रीति काल की संज्ञा किसने दी मेरे भाई, तो ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और मैं बात करता हूं इसके बाद रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो इसे रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रीति काव्य की संज्ञा किसने दी है मेरे भाई, तो ये ग्रियर्सन महोदय ने दिया था। किसने दिया था, ग्रियर्सन महोदय ने इसे क्या कहा था, रीति काव्य कहा था। अच्छा, ऐसे और किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों, इसे अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है, अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। और अलंकृत काल किसने कहा है मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात करता हूं, अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो मिस्र बंधु ने दी है। किसने दिया है, मिस्र बंधु ने दी है। किसने कहा है, मिस्र बंधु ने कहा है। और उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है,
कला काव्य के भी नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कला काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कला काल के नाम से। और किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो इसे श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रृंगार काल के नाम से। यदि मैं बात करता साथियों कला काव्य कला काल की जो संज्ञा थी इसने किसने दी थी? तो ये जो थी रसायन महोदय जी ने दी थी। और मैं बात करता रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी मेरे भाई? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी थी। किसने दी थी? विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी थी। विश्वनाथ प्रसाद। और विश्वनाथ प्रसाद जो थे वो क्या थे? तो मिस्र थे। इन्होंने ये कहा था। तो मैं बात करता हूं रीति काल को इतने नामों से जाना जाता है मेरे साथियों। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीति काल को। रीति काल की संज्ञा किसने दी मेरे भाई? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और उसके बाद रीति काल को रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा था रीति काव्य? तो ग्रियर्सन महोदय जी ने कहा था। और उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई तो इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी जाती है। किसे? रीति काल को अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। तो कहा किसने है अलंकृत काल? इसे तो मिस्र बंधु ने कहा है। रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो इसे कला काल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात किसने कही है? रसायन ने कही है। किसने कही है मेरे भाई? तो रसायन महोदय जी ने कही है। यदि मैं इनका नाम क्या था? यदि मैं इनका नाम की मैं बात करता हूं तो इनका नाम था रमाशंकर शुक्ला। क्या नाम था? रमाशंकर शुक्ल नाम था। क्या था इनका नाम? इसकी मैं बात करता रमाशंकर शुक्ल इनका नाम था। इनका नाम क्या था पूरा? तो इनका नाम था रमाशंकर शुक्ल। इनका नाम था मेरे भाई नहीं रमाशंकर शुक्ल नहीं, माफ कीजिएगा मेरे भाई, इनका नाम क्या था? राम शंकर शुक्ल रशन का। हाँ इनका नाम क्या था? राम शंकर शुक्ल था। और इसे श्रृंगार काल किसने कहा मेरे भाई? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसे क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों मेरे साथियों मेरे मित्रों ये भी समझ में आ गया होगा। रीति काल के नामकरण पे जैसे कि मैंने चर्चा करी, कुछ चीजें आपको बताई, उसके नाम के बारे में किसने क्या नाम दिया है, तो ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आगे की मैं बात करता हूं मेरे भाइयों मेरे साथियों। अब मैं आगे चलता हूं, आप सभी से बात करता हूं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे साहित्य से हमारी परीक्षाओं में। तो अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, एक पॉइंट छूट गया था, व्याकरण काल किसे कहा जाता है? व्याकरण काल किसे कहा जाता है? हाँ व्याकरण काल व्याकरण काल किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो इसे द्विवेदी काल को क्या कहा जाता है? ये व्याकरण काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी काल को कहा जाता है। क्या? व्याकरण काल। व्याकरण काल किस काल को कहा जाता है मेरे भाई? तो द्विवेदी काल को कहा जाता है। और मैं बात करता, अब मैं आप सभी से बात करता हूं अपभ्रंश साहित्य की। किसकी मैं बात करता मेरे साथियों? अब मैं बात करता हूं आप सभी से अपभ्रंश साहित्य की। अपभ्रंश साहित्य की मैं बात करता। किसकी मैं बात करता प्यारे साथियों? अपभ्रंश साहित्य की मैं बात करता। तो यहां पर क्या था मेरे साथियों? सभी कवियों ने अलग अलग माना है। किसी ने मैं बात करता हूं किसी ने ग्रियर्सन महोदय को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, तो किसी ने शंभुनाथ जी को माना है, किसी ने अन्य को माना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा की मैं बात करता। सबसे पहले मैं बात करता डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। किसकी मैं बात करता? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की मैं बात करता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसे माना है मेरे भाई? ये प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने किसे माना था? स्वयंभू को माना था। किसे माना था मेरे भाई? स्वयंभू को माना था। किसे माना था? स्वयंभू को।
किसने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यदि मैं स्वयंभू की बात करता तो ये किस काल के कवि थे, किस शताब्दी के कवि थे? तो ये 8वीं शताब्दी के कवि थे। किस शताब्दी के? तो 8वीं शताब्दी के कवि थे। यदि मैं इनकी भाषा की मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं इनकी भाषा की मैं बात करता, स्वयंभू की मैं बात कर रहा हूं, यदि इनकी भाषा की मैं बात करता तो इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा कैसी थी? देशी भाषा थी। कैसी भाषा थी? देशी भाषा थी। इनकी भाषा की मैं बात करता, ये हमेशा देशी भाषा में बात करते थे। स्वयंभू की डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू महोदय जी को माना है। और अब मैं स्वयंभू की बात करता, ये किस काल के कवि थे? तो ये 8वीं शताब्दी के कवि थे। इनकी भाषा की मैं बात करता तो इनकी भाषा थी देशी भाषा। अब मैं इनकी रचनाओं की मैं बात कर लेता प्यारे साथियों। यदि मैं इनकी रचना की मैं बात करता, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी। तो सबसे पहले इनकी रचना जो है, एक सबसे पहली रचना है स्वयंभू छंद ही इनकी रचना है। कौन सी है? स्वयंभू छंद ही है। कौन सी है? स्वयंभू छंद ही है। क्या रचना है मेरे भाई? यदि मैं इनकी बात करता स्वयंभू जी की, तो इनकी रचना क्या है? स्वयंभू छंद है। इनकी रचना का क्या नाम है मेरे भाई? तो इनकी रचना एक तो स्वयंभू छंद है, दूसरी रचना का क्या नाम है मेरे भाई? तो इनकी दूसरी रचना है पठम मैं बात करता मेरे भाई, पठम चरियु इनकी दूसरी रचना है। ये दो रचनाएं जो हैं आप सभी से पूछी जाती हैं मेरे भाई। स्वयंभू की रचना की मैं बात करता तो स्वयंभू की एक रचना है स्वयंभू छंद है, एक क्या है? पठम चरियु इनकी रचना है। इतनी बात पूछी जाती है। अब मैं बात करता हूं आगे, मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, अब मैं आगे बात कर लेता हूं। यदि मैं आगे बात करता आप सभी से मित्रों, अब मैं बात करता हूं प्राकृत काल की मैं बात कर लेता। यदि मैं प्राकृत काल की मैं आप सभी से बात करूं मेरे साथियों, अब मैं बात करता हूं प्राकृत काल की मैं बात करता हूं। अपभ्रंश काल की तो हमने आप सभी से चर्चा कर ली। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो प्राकृत काल को किस नाम से जाना जाता था? सबसे बड़ी बात ये पूछा जाता है, प्राकृत काल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे गाहा के नाम से भी जाना जाता था, और किस नाम से जाना जाता था? और गाथा के नाम से जाना जाता था। पहला प्रश्न यहां पर यही बन जाता है मेरे साथियों कि प्राकृत काल को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो प्राकृत काल को गाथा या गाहा के नाम से जाना जाता है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, प्राकृत काल में दोहों को क्या कहा जाता था? यदि मैं बात करूं आप सभी से, प्राकृत काल में दोहों को क्या कहा जाता है? यदि मैं बात कर लूं प्राकृत भाषा में, यहां पर मैं बात करता हूं प्राकृत भाषा में दोहा को क्या कहा जाता है? और मैं बात करता हूं प्राकृत भाषा में चौपाई को क्या कहा जाता है। अब मैं इसकी मैं बात करता मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं दोहा की बात करता हूं। तो प्राकृत भाषा में दोहा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो प्राकृत भाषा में दोहा को क्या कहा जाता है? दूहा कहा जाता है। इसकी मैं बात करता, चौपाई को क्या कहा जाता है? तो चौपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? चौपाई कहा जाता है। और ये दोनों छंद कैसे हैं? तो इन्हें शुभ छंद भी कहा गया। क्या कहा जाता है? इन्हें शुभ छंद भी माना गया है। इन्हें क्या माना गया है? तो शुभ छंद भी माना गया है। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, इसके बाद मैं बात करता हूं शिव सिंह सेंगर की मैं बात करता हूं। यदि मैं बात करता, अब मैं आप सभी से बात करूं शिव सिंह सेंगर की मैं बात करता हूं मेरे भाई, शिव सिंह सेंगर की मैं बात करता हूं। तो शिव सिंह सेंगर की रचना क्या है? तो आप सभी को पता है, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज है। इन्होंने प्रथम कवि किसे माना है? इन्होंने प्रथम कवि किसे माना है? मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है मेरे भाई? ये प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने, शिव सिंह सरोज ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है मेरे भाई? तो इन्होंने प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्पदंत को माना है। किसे माना है?
पुष्पदंत को। यदि मैं बात करूं पुष्पदंत को, पुष्पदंत यदि नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नाम पुंड मिल जाएगा। पुंड भी इन्हें ही कहा जाता है और इनका अन्य नाम क्या है, पुष्प भी। ये 3 नाम है इनके। पुष्पदंत को माना है, यदि मैं बात करता हूं शिव सिंह सेंगर की, जो शिव सिंह सेंगर जो हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है, तो पुष्पदंत जी को माना है। अब मैं बात करता हूं पुष्पदंत की, मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो यदि मैं इनकी बात करता हूं, इन्हें का क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई हिंदी साहित्य का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को ही कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का, इन्हें हिंदी साहित्य का भवभूति कहा जाता है, भवभूति कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य का भवभूति किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो पुष्पदंत को कहा जाता है मेरे भाई। और मैं बात करता हूं, यदि मैं पुष्पदंत की रचनाओं की मैं बात करता, यदि मैं पुष्पदंत की रचना की मैं बात करता जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो एक रचना है इनकी जसहर चर्यू। कौन सी है, जसहर चर्यू रचना है। और दूसरी रचना क्या है मेरे भाई, जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, और ये क्या है, व्यंग कुमार इनकी रचना है। और कौन सी है, व्यंग कुमार इनकी रचना है, व्यंग कुमार चर्यू इनकी रचना है मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो हमने बात किया था अभी डॉक्टर राम कुमार, मैं बात कर रहा था, सबसे पहले मैंने बात की थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने किसे माना था, पुष्पदंत को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध ही नहीं हो पाता है मेरे भाई, सबने तो अलग अलग मान लिया, लेकिन हिंदी साहित्य का कवि किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कहा किसे जाता है। अब मैं इसकी बात करता मेरे भाई। यदि मैं आप सभी से बात करूं प्यारे मित्रों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, या मैं बात करूं हिंदी जगत में, पूरा मैं लिख लेता हूं, हिंदी जगत में हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो हिंदी जगत में हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता मेरे भाई, सरहपा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे साथियों, सरहपा को कहा जाता है। यदि इनके अनुसार पूछता है तो हम पुष्पदंत ऑप्शन में लगाएंगे, यदि इनके अनुसार नहीं पूछता है, ये पूछ लेता है हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है, तो क्या कहे जाते हैं, सरहपा कहे जाते हैं। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, यदि मैं सरहपा की बात करता हूं, तो मैं सरहपा की बात करता मेरे भाई, इतनी ही बात करता हूं। सरहपा के बारे में मैं आगे बात करूंगा आप सभी से, इतनी ही बात यहाँ पर करता हूं। आगे मैं और बात करता हूं मेरे भाई, सरहपा के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, अभी आगे मैं चर्चा करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। हिंदी साहित्य जो है आप सभी के लिए रामबाण सीरीज है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, कुछ हमारे संप्रदाय दिए हुए थे, संप्रदाय से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रमुख संप्रदायों की, मैं बात कर लेता हूं जहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रमुख संप्रदाय की मैं बात करता हूं मेरे भाई, प्रमुख संप्रदाय की मैं बात करता हूं। प्रमुख संप्रदाय, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं किस संप्रदाय की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं सिद्ध संप्रदाय की। किसकी, तो सिद्ध संप्रदाय की, सिद्ध संप्रदाय की मैं बात करता हूं। अच्छा, सिद्ध संप्रदाय जहां पर लोगों को सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, सिद्ध संप्रदाय कहते हैं। सिद्ध संप्रदाय यानी कि मैं बात करता हूं शिव का निराकार रूप। यदि मैं इसके अर्थ की बात करता हूं,
तो इसे क्या कहा जाता है? शिव का निराकार रूप। क्या है? निराकार रूप। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई शिव का निराकार रूप। सिद्ध संप्रदाय में यदि मैं बात करता मेरे भाई, सिद्ध संप्रदाय का वर्णन किसने किया था? तो सरहपा ने किया था। किसने किया था? सरहपा ने किया था। और उसके बाद किसने किया? और उसके बाद मैं बात करता हूँ शबरपा ने किया था। किसने किया था? शबरपा ने किया था। और उसके बाद कौन आए? और उसके बाद लुइपा जी आए। कौन आए? लुइपा महोदय आए। यदि मैं बात करता हूं सिद्ध संप्रदाय की, तो इसे शिव का निराकार रूप भी कहा जाता है। इसका वर्णन किसने किया या इसके बारे में किसने बात करी? तो सरहपा, और उसके बाद शबरपा, और उसके बाद लुइपा। लुइपा के गुरु कौन थे? यदि लुइपा के गुरु की मैं बात करता तो कौन थे? शबरपा थे। और शबरपा के गुरु की मैं बात करता तो सरहपा थे। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहां पर मैं बात कर लेता हूं इसमें कितने संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय में अब मैं बात करता हूं इसमें कितने सिद्ध थे? इसमें 84 सिद्ध थे। कितने सिद्ध थे? 84 सिद्ध थे। कितने थे? 84। यदि मैं बात करता मेरे भाई 84 सिद्धियों में 78 जो थे सात्विक थे। कौन कैसे थे? सात्विक थे। सात्विक थे। और मैं बात करता 78 4 2 6 दो थे वो कैसे थे? तामसिक थे। कितने कैसे थे? तामसिक थे। यदि मैं इसकी मैं बात करता, ये बात तो कोई नहीं बताता मेरे भाई, इतना ही बता देता है कि सिद्ध संप्रदाय में कितने सिद्ध थे? तो 84 सिद्ध थे। 78 जो थे वो कौन से थे? सात्विक थे। और 6 जो थे वो तामसिक थे। मेरे भाई सिद्ध संप्रदाय की जो प्रमुख प्रमुख बातें थी, जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, वहां तो हमने आप सभी से बात कर ली है। अब आगे मैं बात करता हूं मेरे साथियों, इसे थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, यहीं पर मैं बात कर लेता हूं नाथ संप्रदाय की। किसकी मैं बात करता हूं? नाथ संप्रदाय की। यहां पर मैं लिख देता हूं 84 सिद्ध। कितने थे? 84। 78 जो थे वो सात्विक थे, और 6 कैसे थे? वे तामसिक थे। कैसे थे? तामसिक थे। हाँ, अब मैं बात करता हूं नाथ संप्रदाय के बारे में मैं बात करता हूं मेरे साथियों, आप सभी से बात करता हूं नाथ संप्रदाय के बारे में बात करता हूं। नाथ संप्रदाय के बारे में जब मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इसका भी वर्णन कितने लोगों ने किया था? तो इसके बारे में भी 3 लोगों ने वर्णन किया था। सबसे पहले कौन आ जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ। कौन आ जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ। और उसके बाद कौन आ जाते हैं? मीननाथ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? मीननाथ। और उसके बाद आ जाते हैं, यदि मैं बात करता मीननाथ के बाद में कौन आ जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ। कौन आ जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ आ जाते हैं। हाँ, मच्छिंद्रनाथ आ जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ। अब मैं बात करता मेरे भाई नाथ संप्रदाय के जनक की मैं बात करता। यदि मैं इनके जनक की मैं बात करता, नाथ संप्रदाय के जनक या प्रणेता कौन थे मेरे भाई? नाथ संप्रदाय के जनक या प्रणेता की मैं बात करता मेरे भाई, तो यहां पर कौन थे? मच्छिंद्रनाथ थे। कौन से थे? मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ मेरे भाई कौन थे? इनके संप्रदाय, यानी कि मैं बात करता हूं नाथ संप्रदाय के जनक या प्रणेता कौन थे? मच्छिंद्रनाथ थे। और इनके संस्थापक की मैं बात करता, इनके संस्थापक कौन थे? यदि मैं बात करता हूं मेरे साथियों, संस्थापक कौन थे इनके? यदि मैं इनके संस्थापक की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। कौन थे मेरे भाई?
तो इनके संस्थापक की मैं बात करता हूं तो इनके संस्थापक कौन थे? गोरखनाथ थे मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं गोरखनाथ के बारे में, थोड़ी सी मैं बात कर लेता। गोरखनाथ की जो मैं बात करता मेरे भाई, तो गोरखनाथ जो थे इनका आश्रम क्या था, ये कहाँ के? मैं यदि इनके आश्रम की बात करता हूं मेरे भाई, यदि मैं इनके आश्रम की बात करता हूं तो इनका आश्रम कहाँ था? गोरखपुर में था। कहाँ था? तो गोरखपुर में इनका आश्रम था। कहाँ था? गोरखपुर में। यदि मैं गोरखनाथ की रचनाओं की मैं बारे में बात करता हूं, यदि गोरखनाथ की रचना के बारे में बात करता हूं, जहां से हमसे प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहली रचना है हठ योग, उसके बाद क्या है? हठ योग के बाद कौन सी है? सिद्ध योग, और उसके बाद कौन सी है? सिद्ध योग। और तीसरी इनकी जो रचना है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कौन सी है? नाथ लीला संग्रह। क्या थी इनकी तीसरी रचना जो थी वो? क्या थी? संग्रह इनकी रचना है मेरे भाई। और उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई, उम्मीद करता हूं ये सब कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं, थोड़ी सी चीजें और बची हैं, 2 मिनट की चीजें हैं, तो उस पर भी चर्चा करता हूं मेरे भाई। कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूं, यहीं पर उन चीजों की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। यदि मैं आप बात करता हूं नाथ संप्रदाय के जोगियों को क्या कहा जाता था, यदि मैं आप सभी से बात करूं नाथ संप्रदाय के जोगियों को, नाथ संप्रदाय के जोगियों को क्या कहा जाता था? किसे? तो जोगियों को क्या कहा जाता था मेरे भाई? तो नाथ संप्रदाय के जोगियों को क्या कहा जाता था? तो नाथ संप्रदाय के जोगियों को कनफटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कनफटा। क्या कहा जाता था मेरे भाई? कनफटा कहा जाता था। यदि मैं बात करता नाथ संप्रदाय की भाषा क्या थी, यदि इनकी मैं भाषा की मैं बात करता, किसकी? नाथ संप्रदाय की मैं भाषा की बात करता प्यारे साथियों, तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? शदुक्कड़ी थी। शदुक्कड़ी भाषा थी। और कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा थी। कौन सी भाषा थी मेरे भाई? तो अपभ्रंश भाषा थी। उसके बाद मैं बात करता तो राजस्थानी हिंदी थी। कौन सी थी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी इनकी भाषा थी मेरे भाई। इसके बाद यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है नाथ संप्रदाय से, तो यहां पर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो मीननाथ का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। मीननाथ का वास्तविक नाम क्या है मेरे भाई? तो मीननाथ का वास्तविक जो नाम है वो क्या है? विष्णु शर्मा है। क्या है मेरे भाई? तो इनका जो वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा है मेरे भाई। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। तो मेरे साथियों आज की क्लास यहीं तक। इसमें जितनी भी चीजें हमने आपको बताई बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया है। यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ी सी दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैं लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास हो चुकी है, थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।